यार ये उसके नाम का लौंडे से यार तुम इसके घर की तस्वीर को देख के समझ ही सकते हो कि ये किस तरह का लड़का है। अश्लील है ये लौंडा। जब अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं कहता है कि मम्मी इस महीने का आपने मुझे खर्चा पानी नहीं दिया, और पैसों का नाम सुनते ही इसकी मम्मी इसी का पप्पू दिखा करके इसका फोन काट देती है। बंदा गुस्सा करने वाला था कि तभी इसकी दोस्त इसको स्कूल के लिए बुला लेती है। आगे ये और इसकी दोस्त मीना एस्केलेटर पे जा रहे थे जब अपना भाई मीना की छाती देख सोचता है कि यार ये तो अभी 3rd ईयर में है और इसके इतने बड़े हो चुके हैं। जूस पिला दो मौसम्बी का। जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे लगता है कि इसका साइज और बड़ा होता जा रहा है, और ये बंदा इतना बेवकूफ है कि ये सोचते सोचते बोला जा रहा था और फिर लड़की को ये सारी बातें पता चल जाती है। इसकी जगह मैं होता तो अभी तक मेरी पिटाई हो चुकी होती भरी मेट्रो में, लेकिन इसकी दोस्त प्यारी है जिसने इसकी बातों को टाल दिया। वहीं इधर कहानी के दूसरे छोर पर हम देखते हैं कि एक लड़की टेलीपोर्ट करके धरती पे आ चुकी है। वह आगे बारिश के कारण कुछ लड़कियां गीली हो चुकी थी तो प्रोटैगनिस्ट उनको कहता है कि जरा संभल कर तुम्हें ठंड ना लग जाए, और मन में सोचता है कि ओहो ये लड़कियां तो गीली हो रखी हैं, और ये बात भी लड़कियां सुन लेती हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। वेल तभी कुछ बदमाश लड़कों के साथ एक सड़क छाप तमारो नाम का छपरी एंट्री लेता है जो मीना को कहता है कि तुम इस छपरी के साथ मत रहा करो, मेरे साथ रहो। जिसके रिप्लाई में हीरो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी कितनी गंदी सोच है। बोल भी कौन रहा है, गीली बनियान वाला बंदर। अब इस छपरी के पास बात करने का कुछ था नहीं तो ये राम राम भाई बोल के वहाँ से चला जाता है। आगे अपना भाई रियो उसके सोचता है कि यार आज कोई माल नहीं देखा हमने। जहाँ तभी इसकी दोस्त मीना के कहती है कि आज मुझे काउंसिल मीटिंग में जाना है तो घर तुम अकेले ही जाना, और तभी आगे चलते हुए भाई को भरी बरसात में एक हॉट सी लड़की दिखती है। भाई साहब ये क्या बक रहे हो? बिना अपॉर्चुनिटी गवाए भाई भागते हुए जाता है, उसको छाता पकड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके होंगे, एक काम करो मेरे घर पर आकर चेंज कर लो। समझ रहे हो? लड़की शर्माती है जहाँ हीरो उसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि मेरा वो मतलब नहीं है। इधर ये लड़की उसकी मासूमियत पे पिघल जाती है, उसकी बात मान लेती है। फिर हम लोग घर का सीन देखते हैं जहाँ अपना हीरो जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, भाई ये लड़की उसके बारे में सारी चीजें बताई थी कि इसका नाम क्या, एज क्या, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, इसके पापा 3 साल पहले एक्सपायर हुए और इसकी मम्मी अब जर्मनी में काम करती है। ये सुन के हीरो एकदम हैरान था। अच्छा तभी हीरो को हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे तुम्हारी तलाश थी, और तभी लड़की अपनी घड़ी में देखती है जहाँ सिर्फ 15,000 लिखा था और सोचती है कि कितना कम है। पता नहीं भैया किस चीज का रेट था, कमेंट करके बताना अगर तुम्हें पता हो तो। आगे लड़की अपने भाई से चिपकती है और कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा दिल मिल सकता है। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और मारी जा रही है। हीरो हैरान था, उसको समझ नहीं आता और कहता है कि हम तो अभी मिले। आखिर में भाई पिघल के हाँ बोल देता है और बूम भाई लड़की अपने प्रोटैगनिस्ट की छाती पे चाकू दे मारती है। हीरो के लेटते ही हीरो की छाती चमकने लगती है और इसकी छाती के पास आ जाती है। कह रही थी मस्त लड़की हो तो हीरो क्या तुम भी अपना दिल दे बैठे हो। कह रहा है इस लड़की ने नहा के कपड़े बदल लिए थे और अपने प्रोटैगनिस्ट के कुत्ते को भी प्यार कर रही थी, और फिर वो अपने हीरो को उठाने की कोशिश करती है। तभी हीरो को गुस्सा आता है, वो उसकी टांग पकड़ता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ये व्हाइट क्रीमी टांगे दे दो, और उठते ही भाई का मुंह झाड़ियों के बीच आ जाता है, जिसे देख भाई लड़की गुस्से में इसको मारने लगती है क्योंकि लात मारते दौरान हीरो को उस लड़की के अंडर गारमेंट्स दिख रहे थे। आगे अपना हीरो इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है हीरो की छाती और लड़की के हाथ का डिवाइस ग्लो करता है जिससे आसपास ब्लू मैजिकल लाइट्स आने लगती है। आगे भी लड़की से गुस्से में उठा के कहती है कि बदतमीज तूने क्या किया। कुछ समझे दया? इधर ये दोनों फिर आपस में बैठ के बात करते हैं जहाँ लड़की बताती है कि इसका नाम लीसा है और ये ग्रीन वर्ल्ड की नोबल फैमिली से हैं, तो इसीलिए हीरो को टेबल में बैठना है और मैं सोफे में बैठूंगी। आगे बताती है कि इसकी फैमिली यमदूतों की फैमिली है जो कि इंसानी आत्माओं की ताकतों को लेकर अपनी दुनिया में लेकर जाते हैं और यही इनकी दुनिया है। खैर ये सब सुन के मुझे ब्लीच याद आ गया। एनीवेज आइजन वापस आ गया 10 साल बाद और हार्डो नंबर 90। आगे हीरो उसकी बातों पे हंसने लगता है कि ये पागल है, कुछ भी बड़बड़ाई जा रही है। वहीं लड़की गुस्से में होती है और कहती है कि मेरी पूरी बात सुनो, मैंने अपने टूटे हुए चाकू से तुम पे हमला करा जिससे कुछ समय के लिए तुम और मैं आपस में जुड़ चुके हैं। ये सुनते हीरो इस लड़की को किस करने वाला होता है जहाँ लड़की इसके मुंह पे किक मारती है। आगे बताती कि इस दुनिया में आना और रहने में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो इसलिए मैंने तुम्हारी एनर्जीज ले रखी हैं ताकि मैं यहाँ जिंदा रहूं। हीरो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे भी तुमने मुझे अपनी लाल झाड़ियां दिखाई दी। ये सुनते फिर लड़की गुस्से में अपने फ्लेम थ्रोवर से अपना हथियार निकालती है और जैसे प्रोटैगनिस्ट को डराने वाली थी वो नोटिस करती है उसके आसपास कुछ चीजें हो रही हैं, तो वो तुरंत ही उसके पूरे घर की तरफ अपनी एक शील्ड लगा देती है और हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया है। ये देखते ही लड़की तुरंत ट्रांसफॉर्म होती है। वहीं अपना हीरो फट्टू की तरह कोने में बैठा हुआ था। घर के बाहर मीना अपने प्रोटैगनिस्ट का इंतजार कर रही थी। वहीं इधर मॉन्स्टर और लीसा की फाइट ने अपने प्रोटैगनिस्ट के घर को उथल फुथल कर दिया। इधर एनर्जी कम होने की वजह से लीसा यहाँ पिटने लगी थी, जिस वजह से उसका कॉस्ट्यूम हट रहा था और उसकी छाती दिख जाती है। हीरो ये देख के खुश हो जाता है और तब इसको रियलाइज होता है कि इसको खुद कुछ करना होगा, और जब तक मॉन्स्टर लीसा को मार पाता हीरो उसके ऊपर टेबल फेंकता है। वो लीसा को पकड़ तो लेता है लेकिन दूसरी तरफ से, और बस फिर होना क्या था, एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लीसा का कॉस्ट्यूम वापस आ चुका था और अपनी फुल पावर से उस मॉन्स्टर को वही मारती है। जो भी हो भाई इस लड़के के मजे आ गए, लेकिन भाई का इस लड़ाई में पूरा घर तबाह हो चुका था। इधर हीरो को खुशी मिलती है क्योंकि उसको अब पता चल चुका था कि इसकी ताकत तभी मिलती है इसको जब ये कुछ न कुछ अश्लील चीजें देख ले, जैसे कि इस लड़की की लाल झाड़ियां। और खुशी में इस लड़की को कहता है कि चलो मुझे और दिखाओ। लड़की फिर उसको लात मार के गिराते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे एक ऐसे इंसान को ढूंढने आई हूँ जो कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, जिसके पास 10,000 इंसानों की ताकत हो। जहाँ तभी हीरो उदास होते कहता है तो इसका मतलब वो मैं नहीं हूँ। नहीं
लीसा कहती है नहीं, तुम्हारी ताकत है बस मेरे को चलने फिरने में मदद करती है। हीरो गुस्से में कहता है कि ये तो गलत है कि तुम मेरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हो। लीसा कहती है कि देखो मैं ग्रिम रीपर हूँ, मुझे पता है तुम कौन सी तारीख को मरने वाले हो। हीरो कहता है कि ये सच नहीं है, मेरे को तो कोई बीमारी भी नहीं। लीसा कहती है कि तुम अगले 3 महीने में मरने वाले हो, तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो तुम इस चीज से भाग नहीं सकते, जो होना होगा वो होके रहेगा। और ये सुनते ही भाई अपना भाई भरी बरसात में घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। इधर तभी लीसा उसको रोशनी की किरण देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें बोलूंगी, तुम्हें खुद का दिमाग नहीं लगाना है। और जिस इंसान की मैं तलाश कर रही हूँ द पावरफुल वन की, वो मुझे मिल जाएगा, मैं उसकी पावर से तुम्हें और लाइफ दे दूंगी। इधर हीरो को अभी भी डाउट था कि क्या ये सही में मौत की देवता है। तभी वो बताती है कि एक पॉपुलर पांडा एक्सपायर हो गया और हीरो जैसे फोन में देखता है उसकी भविष्यवाणी एकदम सही निकलती है। जहाँ तभी कम पावर से ये लड़की बेहोश हो चुकी थी तो अपना भाई उसको अपनी पावर्स देता है जिसके थ्रू ये लड़की उसका सारा घर वापस से बनाती है। हीरो देख के हैरान था कि ये घर एकदम नया सा हो चुका है और फिर लड़की सोने जाने वाली थी और जाने से पहले हीरो को कहती है कि चाहे कुछ हो जाए मेरे रूम में मत आना। वेल फिर स्टोरी में आगे हीरो की आंख खुलती है और वो सोचता है कि कितना अच्छा सपना था। और तभी वो देखता है कि उसका महाराजा खड़ा नहीं हुआ, वो काफी उदासियत में बाहर आता है। और तभी वो देखता है कि लीसा ने उसी की स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, जहाँ लीसा बताती है कि उसने अपने हीरो की ज्यादा पावर्स ले ली ताकि स्कूल में जगह जगह जाके उस इंसान की तलाश कर पाए। वेल आगे इसी लोग स्कूल के लिए निकलते हैं, इनको बाहर मीना मिलती है। हीरो इन दोनों का ही इंट्रोडक्शन कराता है, जहाँ तभी लीसा को पता चलता है कि मीना का स्कोर 1.5 मिलियन है। खैर इसके बाद ये लोग भागते हुए स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ चारों तरफ से लड़कों ने लीसा को घेर लिया था। जहाँ एक एक करके लीसा सभी लड़कों से हाथ मिलाती है, उसको पता चलता है कि तो एवरेज लड़के हैं। कि तभी तमानो नाम का एक गुंडा छपरी यहाँ पे आता है, वो अपनी रेस इस लड़की के सामने झाड़ने की कोशिश करता है, जहाँ गुस्से में इसके मुंह पे चाटा मार के उसको घेरती है। जिसे देखिए लड़का कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, रुक जाओ मैं अपने पापा को बोलूंगा जो यहाँ के हेड है। और ये बोल के छपरी वहाँ से भाग चुका था। इधर लीसा मीना की चिंता करती है क्योंकि तमानो बहुत बुरा लड़का है। और तभी मीना अपनी लीसा को टेलीपोर्ट होते हुए देख लेती है। टेलीपोर्ट होकर लीसा स्कूल की टॉप पे आती है और उसको याद आता है कि कैसे उसकी बहन ने उसके लॉकेट दिया था, जिससे लीसा को पता चल चुका था कि जिसको वो ढूंढ रही है वो यही कहीं है। आगे क्लास में मीना प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि आज कहीं बाहर चले। हीरो उसको मना करते हुए कहता है कि आज उसको कुछ काम है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो तुम लोग, हॉट लड़की आती पुरानी भूल गया। आगे क्लासरूम में प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि तुम्हें वो चाहिए है जो काफी स्किलफुल हो। लीसा बताती है कि हाँ मुझे 3 महीने पहले खबर मिली थी कि वो यहाँ पर है। हीरो कहता है कि तुम्हें वो चाहिए क्यों। वो बताती है कि हमारी रॉयल फैमिली को इस तरह की पावर्स की जरूरत पड़ती है और मुझे जल्द से जल्द उसको ढूंढना होगा, इससे पहले कि कोई और न ढूंढ ले। हीरो पूछता है कि जैसे कि वो मॉन्स्टर। हाँ उसके अलावा भी काफी सारे दुश्मन है। हीरो तभी उसको अपनी क्लास के कुछ स्किलफुल लड़के दिखाता है, जिसमें से एक उल्टा होकर नूडल्स खाता है। लीसा उसकी पावर्स चेक करती है, वो भी बेकार सी थी। तभी इसकी बारी आती है जो कि नाक से बीन बजाता है और इसकी पावर्स भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। तभी हीरो एक और लड़के से मिलवाता है जिसने काफी टाइम से अपनी अंडरवेयर्स नहीं बदली थी। लीसा को डर लगता है कि इससे हाथ कैसे मिलाएगी, जहाँ मिलाती सीधा नल पे जाके अपना हाथ धोती है। आगे दोनों पेड़ के नीचे यही सोचते हैं कि अभी तक कोई स्किलफुल कैंडिडेट नहीं मिला है। तभी एक पर्पल रोशनी चमकती है और वहाँ से आती है अपनी लीसा की बहन कोयले। अपनी बहन से मिलकर वो सीधा उसको गले लगती है और हीरो भाई उसके बलून देखकर हैरान हो जाता है। तभी लीसा उसका मुंह पकड़ लेती है। ये लीसा से पूछती है कि लड़का कौन है। वो बताती है कि मेरा एक इमरजेंसी पार्टनर है। लीसा उससे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पे आई क्यों। वो कहती कि मैंने उस स्किलफुल बंदा ढूंढ लिया। और वो तमानो यानी कि इस छपरी की बात करती है। ये लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। फिर तभी लीसा को याद आता है कि हाँ मैंने उसको मारा था और उससे हाथ भी नहीं मिलाया। बात इधर चली रही थी कि तभी उनके सामने 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कोयले उन दोनों को ही भागने को कहती है। और हमें पता चलता है कि ये तो कोयले का ही दोस्त है, क्योंकि ये इसी का प्लान है। इसने तमाओ के हाथ में एक जादू करा ताकि वो लीसा को और दर्द दे पाए। इधर तमा उनको कहता है कि अगर मुझसे हाथ मिलाना है तो पहले मुझसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। हीरो इसकी बातों के अगेंस्ट आता है और लीसा को लेके जैसे ही आगे जाने वाला था तभी तमानो इनके रास्ते में आता है। पीछे से कोयले भी यहाँ आ चुकी थी और वो प्यार से इनको हाथ मिलाने को कहती है। लीसा तैयार थी लेकिन तमा थोड़े नखरे करता है तो कोयले जबरदस्ती इन दोनों का हाथ मिलाती है, जिससे एक सील क्रिएट हुई। लीसा चारों तरफ चेन से बन जाती है। वहीं कोयले अपनी मैजिक से तमाओ को भी सुला देती है। आगे हीरो के टच के कारण ही इसका जाल टूट जाता है, जहाँ तभी ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म होती हैं लड़ने को। और अपना हीरो तो भाई इन दोनों की सेक्सी बॉडी देखकर पागल हो चुका था। ये चाहती है कि तमानो इसके साथ चले ताकि फैमिली में इसका नाम बरकरार रहे और ये आगे भी रूल करे। इस चीज के ऊपर ही इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ तभी मौका मिलती है कोयले इसको पकड़ लेती है और जैसी भाई इसको मारने वाली थी तभी बीच में हीरो आ जाता है। वो इन दोनों के गुब्बारे पकड़कर हिलाने लगता है। भाई सही में इसके दोनों हाथों में लड्डू थे इस बार। और फिर ज्ञान की बातें भी है कि लड़कियों को अच्छा रहना चाहिए, एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। वेल इसकी बातें कोयले को पसंद नहीं आती तो लड़ने को तैयार थी। वहीं वो देखती है कि हीरो और लीसा चमकने लग गए, क्योंकि तुम्हें पता है भाई हमें खाने से ताकत मिलती है और अपने भाई को अश्लील चीजों से। वो लीसा को अपनी ताकत देकर बेहोश हो जाता है और फिर लीसा ट्रांसफॉर्म होकर एक ही अटैक में वहाँ धमाका करती है। थोड़े वक्त बाद अपने हीरो की आंख खुलती है, जहाँ उसको पता चलता है कि कोयले यहाँ से भाग गई और वो कहता है कि उसको एक और बार बंद दबाना है। तो भाई लीसा उसकी सारी पावर लेकर उसको वापस बेहोश करती है। रात को ये लोग अपने घर की ओर जाते हैं, जहाँ उनको लगता है कि घर के अंदर कोई
है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि मीना वहाँ पर है। वो मीना को सारा सच बताते हैं और मीना को यकीन था क्योंकि उसने लीसा को टेलीपोर्ट होते हुए देखा था। आगे लोग डिनर करते हैं। अपना हीरो बहुत खुश था क्योंकि घर बनते वक्त लीसा ने इसके पुराने बर्तनों को हटा के अपने रॉयल बर्तन लगा दिए। इधर आगे लीसा मीना से बात करती है कि देखो मेरा और इसका रिश्ता एकदम बिजनेस की तरह है, ये तो मेरे टाइप का भी नहीं है, ये एक नंबर का फट्टू है। लीसा बताती है कि कैसे उसको रियोस्की की जरूरत है उसकी पावर्स के लिए, और अपना हीरो भाई डैंक होते कहता है कि इसको मेरे औजार की जरूरत है ताकत के लिए। आगे मीना लीसा को बताती है कि हमारी क्लास में 8 टॉप बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक तुम्हारे काम का निकल जाए। आगे स्क्रीन में हमें काफी लड़कियां दिखाई आती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उनमें से एक है मुनेरो, जो दूर से ही लड़कियों के गुब्बारों का साइज बता सकती है। हीरो को ये लड़की काफी इंप्रेसिव लगती है, लेकिन जब लीसा उससे हाथ मिलाने जाती वो कहती कि वो उससे हाथ नहीं मिलाती जिसके गुब्बारे छोटे होते हैं। ये सुनते ही लीसा बहुत ऑफेंड हो जाती है। मुनेरो का यही मानना था कि जब तक तुम्हारे गुब्बारे गोल और स्पॉन्जी ना हो तुम एक महिला नहीं बन सकती। और तभी वो एक हॉट सी लड़की का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट देती है, जिसको देख करके अपना हीरो तुक्का लगाता है। उसका तुक्का सही था और उस लड़की के 90 सेंटीमीटर वाले गुब्बारे थे, लेकिन तभी उसके मुनेरो की बहस छिड़ी आती है कि तुम 2 सेंटीमीटर कम बोल रहे हो। तभी मुनेरो उसको बताती है कि कल ये मॉडल अपने फैन से मिलेगी, तभी जाके तुम चेक कर लेना। हीरो भी ये शर्त मान लेता है और कहते कि अगर तुम 1 सेंटीमीटर भी पीछे रही तो तुम्हें लीसा से हाथ मिलाना होगा। इधर अपना हीरो उस मॉडल को देखने के लिए बहुत तड़प रहा था, मानो भाई इस मॉडल के गुब्बारों ने अपने हीरो को पागल ही कर दिया हो। इधर अपनी मीना कमरे में देखती है कि 92 तो मेरा भी है, और तभी इसके पेरेंट्स इसको कहते हैं कि बेटा तुमसे कोई मिलने आई है। ये कोयले थी जिसने मीना के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज कर दिया। वो आते ही मीना से हाथ मिलाकर कहती है कि तुम्हारा और रियोस्के का क्या रिश्ता है। बेचारी ये है ही भूली, प्यार से बताती है कि वो मेरा एक अच्छा पड़ोसी है, और उससे बातें करते करते अपनी कोयले अपना मैजिक इस्तेमाल करती है। अगली सुबह अपना भाई मेट्रो में एक्साइटेड था उससे मिलने को। वेल तभी उनकी मुलाकात मीना और कोयले से होती है। कोयले उनको बताती है कि वो भी अब उन्हीं के स्कूल में रहेगी। आगे मीना बताती है कि कोयले ने मेरे पेरेंट्स के ऊपर मैजिक करा और मेरी छाती पे चाकू मार के मेरे से कांटेक्ट कराया। तो या तुम कह सकते हो कि कोयले अब मीना की एनर्जी यूज करेगी। आगे इधर अपनी लीसा को उसकी बहन से कुछ सवाल करने थे, तो वो उसको छत पे लाकर कहती है कि तुम यहाँ पर किसके कनेक्शन में हो। वो पहले तो मना करती है, लेकिन जैसे लीसा अपनी पावर यूज करती तो वो बताती है कि वो मेरलोट लाइफ इंश्योरेंस के साथ है, और हाँ ये वही कंपनी है जिसकी मॉडल एडवर्टाइजमेंट करती है। इधर हीरो इस मॉडल को देखते ही पागल हो चुका था, और जैसे ही उसके पास साइन करते जाता है वो उसके गुब्बारे चेक करता है। अपने भाई का खड़ा नहीं हो रहा था, जहाँ में पता चलता है कि भाई ये मॉडल भी एक ग्रिम रीपर है। आगे मुनेरो आकर मॉडल के बलून देखती है और पुटन इसको कहती है कि मैं गलत थी, इसके 92 नहीं 92.5 है। इधर तभी वो साइन करके जैसे अपनी मुनेरो को टच करती है उसको पता चल जाता है कि इसकी पावर्स हाई है, तो वो उसको इंश्योरेंस लेने को कहती है। तभी पीछे से लीसा आकर उसको पकड़ लेती है। वो पूछती कि तो बता इसकी पावर्स कितनी है। वो बोलती कि इसकी 1 लाख से ऊपर है, इतनी तो है कि मैं चल फिर पाऊँ, लेकिन भूल जाओ इसको मैंने पहले दिखाया था ये मेरी हुई। बातों बातों में बहस होती है, जहाँ एरिया लीसा को कुतिया की बच्ची कहकर एक फाइटिंग ग्राउंड क्रिएट करती है। और इधर में स्टोरी पता चलती है कि लीसा और एरिया स्कूल से ही दुश्मन रहे हैं, और हीरो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी सोनपरी भी शैतान निकली। आगे स्टोरी में पता चलता है कि ये एरिया ह्यूमन वर्ल्ड आई ताकि अपने गुब्बारे दिखा कर लोगों से इंश्योरेंस के नाम पे उनकी एनर्जीज अब्सॉर्ब करे। आगे लीसा उसको कहती है कि भाई रॉयल घराने के लोगों ने तुम्हें परमिशन दी है, लेकिन तुम ऐसा गंदा काम करके क्या साबित कर रही हो। भाड़ में जाए इनकी इज्जत, मैं इसलिए स्कूल गई थी ताकि मैं ये डिवाइस ले सकूं। और बस फिर उनकी लड़ाई वहाँ से शुरू हो जाती है। ये सुनते ही भाई अपनी लीसा गुस्से में फुल पोटेंशियल के साथ ऊपर जाती है और वो डायरेक्ट नीचे आती जैसे उस पर वार करने वाली थी। ये अपनी तलवार से उसका अटैक रोकती है। अटैक इतना भयानक था कि चारों तरफ के कांच टूट चुके थे और अपनी लीसा जमीन पर गिरती है। हीरो कोशिश करता है कि वो अकेले ही लीसा को बचा ले, लेकिन बेचारी की पावर्स कोई काम नहीं आती। और बस फिर होना क्या था भाई, ये मॉडल वापस इस पर अटैक करती है, लेकिन तभी भाई अपना हीरो आकर के उस वार को झेल लेता है। और तभी लीसा को कहता है कि तुम किसी बड़ी चीज के लिए बनी हो, इन छोटी मोटी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये लो मेरी पावर्स और इसको दिखा दो। इधर हीरो जैसी थकता है लीसा उसकी छाती छूती है, जिससे चारों तरफ एक नीला बवंडर बन जाता है, और उसकी ऑब्वियसली सारी पावर लीसा के पास आ चुकी थी। और लीसा के फिर एक ही अटैक में भाई ये मॉडल पूरी खुल चुकी थी। आई मीन इसके पूरे कपड़े फट चुके थे, जो कि मैं ऑब्वियसली यहाँ नहीं दिखाऊंगा। इधर ये जीत जाती है, वही अपने प्रोटेनिस की शक्ल प्रोफेसर धूमकेतु जैसी हो चुकी थी। वेल अगली सुबह हमें दिखाया आता है कि एरिया ने स्कूल ड्रेस पहन ली, वहीं तक प्रोटेनिस अभी भी टीवी में उसके एडवर्टीजमेंट्स देखता है। लीसा कहती है कि कल जो हुआ उसके बाद भी तुम इसको देख रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सच है, खतरनाक तो है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक उसके मोटे गुब्बारे हैं, मैं उनके सामने झुक चुका हूँ। खैर अगली सुबह हमें पता चलता है कि इनके स्कूल में न्यू लड़की आ चुकी है, और ये और कोई नहीं ये मॉडल एरिया है। ये आकर सबसे मिलती है, लोग दीवाने हो चुके थे इसके और इसके गुब्बारों के। जहाँ पूरी क्लास में बताती है कि वो और लीसा पुराने स्कूल में क्लासमेट्स थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि लड़कों की लाइन उसके पीछे लग चुकी है। वो उसका ऑटोग्राफ करते और लीसा उनसे हाथ मिलाती ताकि वो उनके पावर्स को चेक कर सके। तभी लीसा प्यार से उसके पास आके कहती है कि क्या मैं अकेले बात कर सकती हूँ। और स्कूल की छत पे जाती है वो उससे चिल्लाती है और कहती है कि मुझे नहीं दिख रहा कि तुम लोग की एनर्जी लेवल चेक कर रही हो। जहाँ आगे लड़की बताती है कि जिसको ये ढूंढ रही है वो इसी स्कूल में है, और साथ ही साथ इसका दूसरा मकसद है कि लीसा को वापस पीटेगी। इधर उनकी फिर वापस से तू मैम शुरू होती है, जिसको कोयले भी चुपके से देख पा रही थी। कि तभी प्रोटेनिस दोनों के पीछे आके कहता है कि
प्यारी लड़कियां लड़ती नहीं। लीसा मुड़ के जाने लगती है और कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इस एरिया पे खर्च करूं। ये सुनते एरिया उस पर जैसे अटैक करने वाली थी, प्रोटैगनिस्ट इसको वहीं रोक लेता है और फटाक से उसके गुब्बारे और हाथ पैर देख लेता है। इसको खुशी इन्हीं सब चीजों में मिलती है, गुब्बारे, संतरे, अनारदाना, पता नहीं क्या क्या भाई साहब। इधर तभी एरिया को कुछ याद आता है और अपने प्रोटैगनिस्ट को बुलाती है। वो कहती है कि मुझे जो है स्कूल का टूर करना है, मुझे पता है कि तुम लीसा के पार्टनर हो, लेकिन तुम्हें बता तुम्हें फुस्सी बलून पसंद है या फिर मोटे गोल गोल वाले। ये चिल्ला के कहता है इसको गोल गोल वाले पसंद है। ये देख कर लीसा ऑफेंड होकर चली आती है। वही एरिया उसका हाथ पकड़ के कहती है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ हम अकेले रह सकते हैं। हाँ भाई, ओयो खुला हुआ है, वहाँ चले जाओ। इधर हम लीसा को देखते हैं जो कि टॉप 8 में से दूसरे लड़के को ढूंढती है। वो जगह जगह इधर उधर लड़कियों से पूछती है, जहाँ उसको पता लगता है कि वो स्टूडेंट उसको लाइब्रेरी में मिलेगा। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट भी बहुत खुश था क्योंकि वो गर्ल्स वॉशरूम आ चुका था। उसको पता था लड़कियां थक कर यहाँ पे कपड़े चेंज करती हैं, तो वो बार बार वहाँ पे लंबी लंबी सांसें ले रहा था ताकि लिटरली इसको लड़कियों की पसीने की खुशबू आ सके। छी भाई, कितना चीप लड़का है ये। इधर ये लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें लड़की को कपड़े चेंज करते देखना पसंद है ना। हीरो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, जहाँ लड़की बैठ के सामने कपड़े बदल रही थी। वो एक स्कर्ट गिराती नहीं है कि हीरो एकदम पागल ही हो चुका था। वही इधर हम लीसा को देखते हैं जिसके ऊपर मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है। इधर लड़की भाई अपने प्रोटैगनिस्ट को अपनी चड्डी चेंज करते दिखा देती है और तभी उसके पास आके कहती है कि लीसा के गुब्बारों में इतनी ताकत नहीं जो कि मेरे गुब्बारों में, और लिटरली भाई उसका हाथ अपने गुब्बारों के बीच डालकर हिलाने लगती है। అందరు అంటారు చాలా కన్ఫ్యూషన్ జనరేషన్ అని హాసిల్ చేస్తారు। कर हिलाने लगती है। भाई सही बताना, ऐसा लग रहा है कोई हॉट हैंड वगैरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। वही हमें स्कूल के कंपाउंड में मीरा और कोयले दिखाई आती है, जहाँ मीरा उससे पूछती है कि तुमने रिस्की को देखा। वो कहती है कि उसने आखिरी बार ईरा के साथ उसको गर्ल्स वॉशरूम में देखा। आगे लोग बात कर ही रहे थे कि तब तक लीसा आ जाती है और उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर अपनी मीना हिल चुकी थी। यहाँ पे अपनी लीसा भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी इस मॉन्स्टर से लड़ने को। और भाई ये मॉन्स्टर दिख रहा था, मतलब किस एंगल से मॉन्स्टर है, ऐसा लग रहा है लाइफ बॉय का कोई कीटाणु हो। इधर इसको देख करके कोयले भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वही अपनी मीना भी वहाँ से भाग जाती है। इधर एरिया प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि लीसा के साथ कांटेक्ट तोड़ के मेरे साथ कर लो। ये सुनते ही अपने प्रोटैगनिस्ट को उसकी और लीसा की बिताई हुई मेमोरीज याद आती हैं। हीरो मना करता है कि तभी लड़की वापस अपने गुब्बारों के बीच में उसका हाथ दे देती। आगे हीरो कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, उसने मेरी छाती में आधी टूटी हुई तलवार डाली हुई है। वो बताती है कि वो तलवार आधी टूटी शुरुआत से ही थी, क्योंकि उसका एक हिस्सा क्वीन के क्लैन रिस्टाल्स पे है और दूसरा हिस्सा किंग के क्लैन गर्लबर्ग्स पे है। इधर लड़ाई के दौरान लीसा चाह रही थी कि वो रिचार्ज हो जाए, लेकिन हीरो की हरकतें देखने के बाद उसका मन नहीं करता। वह इधर लीसा को अपने मैजिकल बॉल से कोई देख रहा था। वह इधर प्रोटैगनिस्ट के मना करने से एरिया बहुत गुस्सा होती है और तभी इनको पता लगता है कि मीरा उनके दरवाजे पे खटखटा रही है। इधर हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के हाथों लीसा और कोयले दोनों ही बुरी तरह पिट चुके थे। प्रोटैगनिस्ट भागते हुए जाता है और लीसा को कहता है कि मेरी पावर्स ले लो। वही एरिया इस लाइफ बॉय के कीटाणु को देखकर शौक थी, क्योंकि ये उसी की कंपनी ने बनाया है। आगे अपना प्रोटैगनिस्ट फिर लीसा को उठाता है, लेकिन तभी उसके कपड़े फट जाते हैं और ये देख कर उसकी शक्ल बनती है तो लीसा उसके मुंह पे चाटा मारती है। तभी वही हीरो के अंदर भाई जोश चढ़ जाता है वापस शिलाजीत वाला। और देख के एरिया हैरान थी, मेरे बड़े गुब्बारे देख के इसको मजा नहीं आया, लेकिन इसके देखते ये जोश में आ गया। चारों तरफ वापस नीली रोशनी आ जाती है और हीरो अपनी लीसा को अप्रिशिएट करता है और एक्साइटेडली लीसा के दोनों हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से भाई अपनी लीसा का मुंह इसकी पैंट में आ चुका था। मतलब पूरा नहीं था भाई, गलत मत समझो, बस बाहर बाहर से था। और जैसे ही सारी ताकत लीसा को देता है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं लीसा खड़े को डायरेक्ट उस मॉन्स्टर को मारती है और उसका धमाका इतना तेज था कि भाई जैसी आंख खुलती है अपने प्रोटैगनिस्ट के दोनों हाथ भाई एरिया की छाती पे थे। वहीं पता चलता है कि एरिया ने भाई मैजिकल सिलिकॉन बबल बनाया हुआ था जो कि अपनी छाती पे लेके घूम रही थी और मॉन्स्टर के मारते ही उसकी एनर्जी भी अब खत्म हो चुकी है, जिससे अपने प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि लीसा के इससे ज्यादा बड़े हैं और ये रोने लगती है कि इसकी और लीसा के गुब्बारों के बीच में बस 5 इंच का फर्क है। इधर ये रोने लगती है कि इसका सीक्रेट सभी को पता चल गया। हीरो उसको कहता है कि तुम्हारे गुब्बारों को कितने साइज है इससे उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम्हारे गुब्बारे गर्म है, क्या ये मेरे किंगडम को खड़ा कर सकते हैं। ये सुनते भाई शर्माते हुए इसको वहीं मार के भाग जाती है। इधर लीसा भागते हुए उस लड़के को ढूंढती है जो कि लाइब्रेरी में मिलना था और भाई हमें दिखाया था कि 4-5 लोगों का ग्रुप अपने प्रोटैगनिस्ट को एक ताज पहनाते हैं और उससे पूछते हैं कि लड़कियां नंगे पैर अच्छी लगती हैं या फिर ट्रांसपेरेंट सॉक्स में। जहाँ मीरा फिर लीसा को बताती है कि हमारे स्कूल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में से एक है, क्योंकि इसके जितना ठरकी और हरामी हमारे पूरे स्कूल में नहीं। ये सुन के लीसा बहुत डिसअपॉइंटेड फील करती है और अब चेक करने के लिए उसके पास बस 6 ही स्टूडेंट बचे हैं। वह फिर उस दिन की हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे अपनी मीना कोयले को बचपन की पूरी कहानी सुनाती है, जिसके थ्रू कोयले को काफी सारी एनर्जीज मिलती हैं और वो लोग आइसक्रीम खाते हुए रियोस्के के ऊपर ही बात करते हैं। जहाँ मीना बताती है कि रियोस्के की हरकतों से ही वो रियोस्के को पसंद करती है और तभी वो बात छेड़ती है कि कैसे कोयले जब नई नई आई थी उसको अपना प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं था और समय के साथ उसको भी अब वो पसंद आने लगा है। वही कोयले कहती है कि तुम्हारी बातों से मुझे अच्छा लग रहा है। इधर ये आइसक्रीम खाते हुए बाहर टहलती है और तभी उसको कुछ अजीब सा दिखता है, तो वो चश्मा निकाल के देखती है और उसको पता चलता है कि अपना प्रोटैगनिस्ट और लीसा मिलकर एक मॉन्स्टर को मारते हैं। जब प्रोटैगनिस्ट भागकर फिर लीसा के पास आके कहता है कि मैं और मेहनत करके तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगा। ये सुनते ही अपनी कोयले को थोड़ा बुरा लग चुका था। इधर अगली सुबह हमने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि लिटरली किताब निकाल के पढ़ रहा है। तुम भी पढ़ लो भाई, लोगों ठंड के बाद एग्जाम ही आने वाले। मीरा और कोयले
दोनों देख के शौक थे कि इतनी मेहनत कर रहा है ताकि अपनी एनर्जीज और बढ़ा सके। इधर ग्राउंड में भी ये दोनों देखते हैं कि सब लोग मस्ती कर रहे हैं और प्रोटैगनिस्ट पढ़ाई कर रहा है। लीसा अपने प्रोटैगनिस्ट को बुलाती है, लेकिन अपना भाई सिग्मा की तरह इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन अफसोस की बात है भाई, तुम में से किसी की बस की नहीं है कि लड़की बुला और तुम उसको बिजी बोल के टाल दो। इधर लीसा ऑन टॉप 8 में से एक और से मिलती है। इसको कपड़े की बहुत नॉलेज थी, लेकिन हाथ मिलाती इसको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं जिसकी उसको तलाश है। आगे इधर भरी बरसात में मीना और कोयले देखती हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट एक मैगजीन निकाल के पढ़ रहा है, और वो भाई थोड़ी अश्लील मैगजीन थी, समझ जाओ। उनको पहले ये लगा कि ये तो भाई अपना ठरकपन के लिए थोड़ा ब्रेक लिया है इसने, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये तो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। आगे रात को प्रोटैगनिस्ट का घर देखते हैं और वहाँ पे अपना भाई बुकों के ऊपर सर रख के सो चुका था, लेकिन खिड़की से कोयले उसको देखती है और उसको मीना की वो बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि अपना प्रोटैगनिस्ट डिक्शनरी पढ़ रहा है ताकि अपनी इमेजिनेशन पावर स्कोर बढ़ा सके। इधर कोयले देखती है कि इतना थक चुका है कि वो नींद में भी उठकर बड़बड़ा रहा है, और फिर अपना ठरकी भाई रात को किस 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 बोलता है। ये सुनते ही भाई कोयले घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर अगली सुबह स्कूल में भी अपनी लीसा प्रोटैगनिस्ट के पास आके कहती है कि स्कूल खत्म हो चुका है, लेकिन अपना भाई वापस से इसको इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था। सीख लो भाई, इससे सीख लो, माना कि थोड़ा हरामी टाइप का, लेकिन पढ़ तो रहा है, तुम्हारी तरह तो नहीं है। तुम लोगों को इसका ठरकपन ही दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि कितना मेहनत कर रहा है पढ़ाई में। खैर आगे अपनी लीसा 8वें और आखिरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से मिलती है, जो कि एक बच्ची थी जो कहती है कि मैं 30 साल की लगती हूँ और ये लोग मुझे इमॉर्टल बुलाते हैं। लीसा खुश होकर कहती है कि आओ चलो हाथ मिलाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम अपनी लीसा को घर पे देखते हैं। वो आकर प्रोटैगनिस्ट से बात करती है, लेकिन अपना भाई वापस से इसको इग्नोर करता अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, और तभी उसके ऊपर चिल्ला उठती है और रोने लगती है और कहती है कि अगर मैं इसको नहीं ढूंढा तो रीस्टाल फैमिली खतरे में आ सकती है। वेल इधर हम कोयले और अपनी मीना को देखते हैं, जहाँ अपनी कोयले अपने प्रोटैगनिस्ट की ही एक्टिंग करती है, और तभी वो लोग लीसा को आगे भागता हुआ देखते हैं और भागते हुए कह रही थी कि मैं ये मस्ती नहीं करने वाली। और तभी हम देखते हैं भाई लीसा अपना मुंह पानी से धो रही है। भाई ऐसा क्या डाल दिया अपने लौंडे ने इसके मुंह के अंदर, इसकी थोड़ी तारीफ क्या करिए तो सर में चढ़ गया। इधर तभी भाई लीसा के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका था। वही इधर प्रोटैगनिस्ट को ढूंढने जाता है कि तभी उसकी छाती पे दर्द होता है, और वापस फिर हमें अमीबा, माइटोकॉन्ड्रिया, कीड़ा मकोड़ा, लाइफ बॉय का कीटाणु दिखाया जाता है जिसने अपनी लीसा को पकड़ लिया था। लीसा की पावर कम हो चुकी थी तो अपने प्रोटैगनिस्ट को याद करती है, और याद किया नहीं कि अपना हीरो वहाँ पहुंच जाता है। और जैसे ही अपना हीरो लीसा को अपनी पावर्स देता, भाई तभी लाइफ बॉय का कीड़ा भागते मीरा और कोयले के पास जाता है। वहीं इधर लीसा की डोम से शील्ड बन चुकी थी जो उनको बचा लेती है। इधर प्रोटैगनिस्ट भी अब लड़ने को तैयार था, जो लीसा को कहता है कि अब मैं वापस से कमजोर लड़का नहीं बन सकता। और ये सब चीजें भाई ये दोनों लड़कियां बाहर अपने चश्मे से देखती हैं। आगे प्रोटैगनिस्ट से कुंग फू हसल वाले मूव करता है। मीरा को उसके अंदर कुछ दिख रहा था, लेकिन कोयले को कुछ नहीं दिखता। तभी वो कहती है कि अपनी आंखों से नहीं अपने दिल से देखो। जहाँ कोयले को वो आधा इंसान आधा घोड़ा दिख रहा था, वही मीरा को अपना भाई सोनपरा या क्या बोलो उसको कबूतर दिख रहा था सफेद वाला। कोयले अपने प्रोटैगनिस्ट के प्यार में ही गिर पड़ी। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट अपनी ठरकी डिक्शनरी को याद करता है। वही मॉन्स्टर से लड़ते हुए लीसा की ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी पावर्स चार्ज हो चुकी हैं, और हाथ मिलाते ही भाई लीसा को वापस पावर्स मिलती हैं। अपना भाई धीरे धीरे करके सारे अश्लील और गंद ख्याल सोचता है, और उसको छू करके उसके सारे ख्यालों से लीसा पावर लेती है। लेकिन उसके इतने अटैक के बावजूद भी भाई ये कीटाणु अभी तक जिंदा था, क्योंकि ये कीटाणु वाटर एलिमेंट का है और अपनी लीसा के पास फायर एलिमेंट वाली पावर्स हैं। ये तभी ये मॉन्स्टर अपनी लीसा को पकड़ लेता है, जहाँ लीसा अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि बार-बार ये टेक्निक इस्तेमाल मत करो, तुम अपनी सोल को भी परेशान कर रहे हो। लेकिन उसकी बात नहीं मानता, जहाँ तभी ये मॉन्स्टर अपने प्रोटैगनिस्ट को भी पकड़ लेता है, और गला घुटने की वजह से अपना प्रोटैगनिस्ट हाथ पैर वहीं छोड़ देता है। ये देखकर लीसा का मुंह बन चुका था, उसको लगता है कि सब उसकी गलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि अपना भाई जमीन से भी अपनी डिक्शनरी पढ़ पा रहा है, और एनर्जी से ज्यादा भरने कारण अपना प्रोटैगनिस्ट लीसा का नाम चिल्लाता है। उसकी छाती चमकती है, जिस वजह से उसके एक ही अटैक से मॉन्स्टर वहीं जल जाता है, और हर बार की तरह ना प्रोटैगनिस्ट भाई वापस सो जाता है। और तभी किसी अनजान सी जगह पर ये सारी चीजें एक गोले के थ्रू एक इंसान देखकर हंसते हुए कहता है कि मेरे को मेरे प्लान का खोया हुआ टुकड़ा मिल गया। आगे तब अपने भाई की आंखें खुलती हैं। मीना ये देखकर लीसा को कहती है कि अब इससे हाथ तो मिला लो। वो मना करती है कि तभी कोयले उसका फायदा उठा के कहती है कि अगर लीसा को नहीं चाहिए तो मैं प्रोटैगनिस्ट के साथ रहूंगी। और फिर इन दोनों की लड़ाई होती है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट अभी भी लीसा के कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है। इधर हमें ये जगह वापस दिखाई जाती है जहाँ पे दो गुट एलियन वर्सेस इंसानों की लड़ाई हो रही थी, जहाँ हमें फिर एक राजा दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी मशीन के सामने खड़ा था, जो कहता है कि मैं इसको इसके फाइनल फॉर्म में लाके रहूंगा। इस दुनिया को अब मुझे ही वापस से ठीक करना होगा, और अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा वो वहीं मर जाएगा। जहाँ वो अपनी तलवार की मदद से आसपास के जितने एलियंस थे उन सभी को मार देता है। इधर रात को ये सभी लोग डिस्कस करते हैं कि लीसा ने अपने प्रोटैगनिस्ट को इस चाकू से मारा था, वो बस आधा ही टुकड़ा था। ये चाकू असल में भगवानों का है। जब भगवानों की लड़ाई हुई तो उन्होंने तलवार का एक हिस्सा क्वीन के लोगों को दे दिया और दूसरा हिस्सा किंग के लोगों को। तो जिस चाकू से अपना प्रोटैगनिस्ट को लगी वो क्वीन के हिस्से की थी। तो प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि किंग के हिस्से की चाकू आज भी लापता है ना। लीसा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो बताता है कि इरिया ने उसको कुछ कुछ इस बारे में बताया था। इधर इरिया भी एक दिन की बिजनेस ट्रिप से आ चुकी थी, जो कि उनके लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाई थी। बात ही बातों में फिर अपनी इरिया अपनी लीसा पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें इस बारे में पता था ना। उनकी बहस से प्रोटैगनिस्ट को कुछ समझ नहीं आता। जहाँ लड़कियां अपने प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि जिस तलवार की हम बात कर रहे हैं उसका आधा
खोया हुआ टुकड़ा तुम्हारे अंदर है। हीरो घबरा जाता है क्योंकि सच में इस बारे में उसको कुछ नहीं पता था। तभी मीना कहती है कि इस बारे में शायद एक औरत को पता होगा। जहाँ कॉल मिलाया जाता है सीधा अपने प्रोटैगनिस्ट की मम्मी को और उनकी मुलाकात कोयले से होती है। उसकी मम्मी को लगता है कि कोयले उसकी गर्लफ्रेंड है। जहाँ कोयले मना करते हुए कहती है कि मुझे खुशी हुई है आपने मुझे इस नाम से पुकारा। तभी वहाँ पे इरिया आती है जो कि अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग झाड़ने लगती है। उसको हटा के फिर लीसा बैठती है और वो उनसे माफी मांगती है उनको परेशान करने के लिए। ये सब देख करके प्रोटैगनिस्ट की मम्मी उसको कहती है कि ओ तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए स्कूल में, चलो अब ये भी बता दो कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। तभी इरिया हाथ खड़ा करके कहती है कि रियोस्की को मैं पसंद हूँ। आगे फिर इरिया और कोयले ये दोनों ही अपने प्रोटैगनिस्ट की मम्मी के सामने कहते हैं कि आपके बेटे ने हमारे गुब्बारे छुए। इधर तभी लीसा चिल्लाते हुए कहती है कि गुब्बारों की किसको पड़ी है, इसने मेरा गुब्बारों से भी ज्यादा सामान देख लिया है। आगे प्रोटैगनिस्ट सारी बातें बताता है कि कैसे लीसा के पास कोई घर नहीं है तो वो उसके साथ रह रही है। और तभी अपना हीरो अपने डैड के बारे में पूछता है क्योंकि उसको इतना ही पता था कि उसके डैड बाहर कहीं काम करते थे और जब वो 3 साल का था तभी उनकी मौत हो गई थी। तभी उसकी मम्मी बताती है कि जब वो कॉलेज के दिनों में थी तभी उनको उसके डैड बाहर पड़े हुए मिले, बारिश में भीग रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो हीरो की मम्मी ने उनको अपना छाता दिया जो कि कुछ वैसा ही है जैसे प्रोटैगनिस्ट अपनी लीसा से मिला। और आगे चल के हीरो के बाप ने उसकी माँ को अपना टोपा दे दिया। अबे यार कैसी सी स्टोरी है, मुझे भी हंसी आ गई। खैर भाई आगे उसकी मम्मी उसको बताती है कि हम फिर एक साथ रहने लगे और एक दूसरे के बीच में प्यार बढ़ता चला गया और तुम्हारा नाम जो रियोस्की है वही उन्हीं का नाम भी था। और तब उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे डैड कभी मरे नहीं थे। वो बताती है कि जब अपना प्रोटैगनिस्ट उनके पेट में था तो उसके डैड काफी शांत से डिप्रेस से लग रहे थे। जहाँ उसकी मॉम के पास आके उनकी छाती में वो चाकू मारते हैं और वो कुछ कहते हैं। उसकी मॉम अनकॉन्शियस थी तो वो चीज सुन नहीं पाई और जब वो रात को बेड पे उठी तो उसके फादर वहाँ से चले गए थे। लड़की उसकी मॉम से पूछती कि आखिर में उन्होंने क्या बोला था। वो कहती है कि उन्होंने आखिर में बोला था कि मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। आगे फिर वही हीरो की मम्मी उससे बात करने लग गई थी कि क्या खाया क्या पिया। वह इस तरह भाई अपनी लीसा की शक्ल बन चुकी थी। आगे उसको पता चल चुका था कि अपने प्रोटैगनिस्ट से मिलना इसके नसीब में लिखा था। आगे हीरो को समझ आ चुका था कि तलवार का टुकड़ा उसके अंदर तब से है जब से अपनी माँ के अंदर था। और अब उसको पता चल चुका है कि उसका बाप भी उसी ग्रिम वर्ल्ड से था जहाँ से ये लीसा है। लीसा बताती है कि अगर ये सच है तो ये बड़ी खतरे की बात है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रिम वर्ल्ड में खतरा आएगा तो दोनों टुकड़े एक हो जाएंगे और भगवान की ताकत से शैतान मारा जाएगा। हीरो सुनते ही पागल की तरह खुश हो जाता है। उसको लगता है कि वो किसी एनिमे का मेन कैरेक्टर है जो कि वो है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। इधर मीना और कोयले नहाते हुए बात करती हैं कि रियोस्की एक मेन कैरेक्टर की तरह है और उसकी तलवार जगाने के लिए अब अश्लील चीजें करनी होगी। तभी उसको रियलाइज होता है कि कहीं वो अश्लील चीजें लीसा ही ना कर दे तो उसको जल्द से जल्द मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उन्हें प्रोटैगनिस्ट का दिल जीत सके। उसके लिए मीना की हेल्प मांगती है और वो उसकी हेल्प करने को तैयार थी। आगे देर रात को प्रोटैगनिस्ट तकिए के साथ सोक्रेटिक शहर के शब्द याद करता है। वहीं इधर लीसा बैठे बैठे आसमान को देख ही रही थी कि तभी इरिया उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता है क्या, क्योंकि देखो मुझे पता है कोयले ने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैंने जैसे इसको छुआ था मैं समझ गई थी कि इसके पास बस 2 महीने और है जिंदा रहने को। वहीं इधर लीसा इरिया को बताती है कि मुझे इससे कोई लगाव नहीं है, ये बस एक बिजनेस है हम दोनों का। इधर अगली सुबह हमें इरिया के फैंस दिखाए आते हैं। इधर वो अपने शो से पहले प्रोटैगनिस्ट को लेकर के उदास थी। आगे इधर ये और उसकी मैनेजर टैक्सी में बैठे थे और उसकी मैनेजर उसको कहती है कि तुम बहुत पॉपुलर हो, शेड्यूल काफी टाइट हो रखा तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेरलोट में भी तुम्हारी काफी तारीफ की जाती है कि तुम अब और ग्रो कर रही हो। इधर तभी इरिया से पूछती है कि जो अटैक उस मॉन्स्टर ने लीसा पे किया था क्या वो मेरलोट की तरफ से था। वो ऐसे किसी भी अटैक को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देती है। वही हम लीसा को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ने वाली होती है कि तभी कोयली भी वहाँ पहुंच जाती है ताकि उनकी हेल्प कर पाए। चाहे भागती भी जाती है उसकी एक ही मूव में स्टारफिश वहीं मर जाता। ये खुश हो ही रही थी कि वापस से मॉन्स्टर रिकवर होकर उस पर अटैक करता है। जहाँ तभी मीरा भागते हुए जाकर उसको अपनी एनर्जी देती है लेकिन ये स्टारफिश उस एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहा था। लीसा भी इस पर अटैक करती लेकिन वो अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता। इधर तभी मॉन्स्टर का एक हिस्सा जैसे लीसा पे चिपकता वो उसकी सारी ताकतें सोख लेता है। ये देख करके अपना प्रोटैगनिस्ट वापस से अपना शाओलिन मोड ऑन करता है जिसको कोयले और मीना द इनविजिबल डायरी नाम से भी जानते हैं। इधर प्रोटैगनिस्ट अपने बाथरूम टब पावर्स का इस्तेमाल करता है और पूरी पावर उसने लीसा को दे दी थी जिस वजह से वो और कमजोर पड़ रहा था। लीसा उसको कहती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। हीरो कहता है कि लड़कियां मेरे एकदम गहने की तरह है, मुझे उनको बचा के रखना है, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा इस दुनिया से लीसा चाहे कुछ हो जाए। उसकी सारी बातें सुन के भाई अपनी लीसा वही रोने लगती है और उसकी आंसू का एक बूंद अपने प्रोटैगनिस्ट की छाती पे जा लगता है जिससे भाई अपने प्रोटैगनिस्ट की द अल्टीमेट पावर्स रिलीज हो चुकी थी और अपनी छाती से वही तलवार का आधा टुकड़ा निकालता है और बूम भाई वो सारे मॉन्स्टर्स को वही मार देता है। और इधर ये जो राजा था ये अपने डोम से हर चीज देखता है। इधर तभी वो देखते हैं कि उनकी चारों तरफ बनाई गई शील्ड टूटने लगती है और तभी उनके सामने यही राजा खड़ा था जिसने मीना को अपने पास पकड़ा हुआ था। हीरो उसको बचाने जाता है कि तभी लीसा उसको हाथ रोक लेती। जैकिंग जाने से पहले उन दोनों को कहता है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो मेरे पास आ जाना। अपने भाई ने रोकने की कोशिश करी लेकिन वो किसी काम नहीं आया। तभी प्रोटैगनिस्ट गुस्से में कहता है कि
लीसा हम दोनों साथ मिलकर के ग्रीन वर्ल्ड जाकर के मीना को बचाएंगे और इस राजा के पिछवाड़े पे लात मार के आएंगे। आगे कोयले और लीसा की ताकत से अपना प्रोटैगनिस्ट ग्रीन वर्ल्ड पहुंचता है और ये लोग भाई फ्री फायर की तरह लैंड कर रहे थे। अब देखते हैं पैराशूट खोलेगा स्केटबोर्ड, जहाँ ये लोग टोरस सुलील नाम की जगह पहुंचते हैं जो कि पूरा ग्रीन कंट्रोल करता है। ये वही जगह है जहाँ पे सभी इंसानों की आत्माओं की ताकतें रखी जाती हैं, जिसकी मदद से ऐसी एनर्जी बनाते हैं जिससे इनका सूरज चलता है। समझ रहे हो ना, हम सूरज की ताकत लेते हैं, ये लोग सूरज को ताकत देते हैं। ये बेसिकली इस जगह का ब्रिज है जो कि इंसानों की ओर जाता है। लेकिन कुछ साल बाद गर्लबर्ग की फैमिली ने ऑस्ट्रेलिया और रॉयल फैमिली पर अटैक करा और यहीं पे इन लोगों को मीना मिलेगी। इधर हीरो भाई मुंह के बल गिरने ही वाला था कि जब कोयले अपनी पावर से इन लोगों को बचा लेती है। यहाँ से लीसा का प्लान था कि सभी लोग घर जाएंगे और अपनी मदर की हेल्प से पावर्स लेंगे। हीरो कहता है कि उसके पास इतना वक्त नहीं है, उसको मीना को बचाना ही होगा और उसके पास जो है पावरफुल स्वर्ड की आधी ताकत है, तो वो इजीली जाके उसको मार देगा। ये बोल के बंदा फिर वहाँ से भाग जाता है। वो इधर हम एरिया को देखते हैं जिसकी मैनेजर उसे कॉल पे बात करवाती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि जिस बंदे से बात कर रही है वो गर्लबर्ग का ही साथी है और अब तक जितने मॉन्स्टर्स ने इसके ऊपर अटैक करा उन सभी के पीछे इनका हाथ है। जहाँ वो फिर एरिया को मिशन देता है कि तुम्हें जाकर लीसा को ट्रैप करना होगा। आगे हम मीना को देखते हैं जिसकी आंख जस्ट खुली थी, जहाँ किंग उसके पास आके कहता है कि संतुलन खराब हो चुका है, मुझे सब ठीक करना है। मैं उस आधी तलवार का हकदार था जो मुझे मिली नहीं, तो मैं उस ताकत को वापस लेके आऊंगा और ह्यूमन वर्ल्ड और इस दुनिया के बीच में एक बेहतर कनेक्शन बनाऊंगा। इससे मीना को पता चल जाता है कि रियोस्की की बात कर रहा है और इस राजा को ज्यादा पावर्स चाहिए थे, रियोस्की की पावर्स भी यूज करेगा। तभी उसका एक सोल्जर आके कहता है कि आपके दुश्मन यहाँ पहुंच चुके हैं। वेल इधर फिर मीना को वापस से बंद कर दिया जाता है। इधर हम हीरोज की पूरी टोली को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। ये वाले उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे जो कि मरने के बाद वापस मल्टीप्लाई होते हैं। हीरो फिर जोश जोश में जा करके उन पे हमला करता है। वो अपनी पावर्स के इस्तेमाल से एक बड़े से मॉन्स्टर को तो मार देता है, लेकिन तभी काफी सारे मॉन्स्टर्स उसको घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पूरा झुंड हीरो की पेलने को तैयार था। इधर ये लड़कियां भी बार बार उन मॉन्स्टर्स को मारती तो वो मल्टीप्लाई होते और इधर अपनी कोयले हीरो को बचाते हुए घायल हो जाती है। उसके खून भी आ रहा था और अपना हीरो पूरा घबरा चुका था। इधर मॉन्स्टर्स ने अपना प्रोटैगनिस्ट को घेर लिया था। लीसा भी कुछ कर नहीं पा रही थी कि तभी आसमान से एक लाइट आती है और हम देखते हैं एरिया यहाँ पे आ चुकी है, जिसके साथ मिलके ये सभी मॉन्स्टर्स को जला देती है। और एकदम मॉन्स्टर्स के टुकड़े एकदम टट्टी के टुकड़े की तरह वहाँ पे बह रहे थे। आगे हीरो की आंख खुलती है, उसको लगता है इसके सामने लीसा खड़ी है, लेकिन जैसे उसकी छाती देखता है उसका माइंड ठीक हो चुका था। आगे लीसा बताती है कि ये मेरा घर है और ये मेरी मम्मी है अमीलिया, जो कि करंट इनकी रॉयल फैमिली की हेड है। वेल इधर हम कोयले को देखते हैं जिसने आंटी की पावर्स यूज करी और ये ठीक हो गई। आगे वहाँ की मेट्स अपने प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि लीसा जानबूझ के चुपके से यहाँ से भागी थी ताकि यहाँ की किंग की नजरों में ना आ पाए और धरती पे एक ऐसी पावरफुल ताकत ढूंढे जिसकी मदद से वो किंग को हरा सके। इधर लीसा की मम्मी अपने प्रोटैगनिस्ट को उसके दामाद के रूप में देखती है। वहीं लीसा बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट है। इधर हीरो भी रियलाइज करता है कि इसके बस की कुछ नहीं